हाँ तो स्टूडेंट, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं कन्हैया जी पांडे आपका केजे नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दशम के विषय अर्थशास्त्र के पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के लघुतरीय प्रश्न के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है कि एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना और इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना। कृषि एवं उद्योगों के द्वारा जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है, भौतिक वस्तुओं का। इसके लिए जो है आधारभूत सहायता जैसे पूंजी, ढांचा, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आधारिक संरचना का कार्य करती हैं। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में और विश्लेषण कर ले। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखानों की स्थापना करनी पड़ती है, उद्योग लगाने पड़ते हैं और उनके द्वारा भौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? क्या यह 2 देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए पर्याप्त है? तो उत्तर होगा, किसी देश के भीतर एक निश्चित काल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह 2 देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की जनसंख्याओं में असमानता हो सकती है। इसके अलावे अतः 2 देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए हमेशा प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है, न कि राष्ट्रीय आय का। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की क्या सीमाएं हैं? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय जैसे प्रमुख अवयव का मापदंड का प्रयोग करता है। 2004 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये से अधिक प्रतिवर्ष थी, उन्हें विकसित या अमीर देश तथा जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये से कम थी, उन देशों को निम्न आय वाला यानी विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया। प्रति व्यक्ति आय के वितरण की असमानता को छुपा लेता है, इसलिए इस मापदंड की सीमा जो है सीमित है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? विश्व बैंक ने इस आधार पर विभिन्न देशों को वर्गीकृत किस प्रकार किया है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी देश के कुल आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल प्राप्त होता है उस भागफल को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। विश्व बैंक ने इस आधार पर विभिन्न देशों को 2 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, उच्च आय वाले देश, जिनको विकसित देश कहा जाता है, जबकि दूसरा निम्न आय वाले देश,
जिनको विकासशील या अर्ध विकसित देश कहा जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि विकास को मापने का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मापदंड किस प्रकार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि UNDP ने 1990 से विश्व विकास प्रतिवेदन को चालू किया था। वहाँ से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रथा का विकास हुआ था। तो विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए मानव विकास प्रतिवेदन का प्रयोग करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को आधार माना गया है, जबकि विश्व बैंक के विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए तथा उनके वर्गीकरण के लिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड के रूप में प्रयोग करता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करें। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख मापदंड है। औसत आय के द्वारा दो देशों के विकास की तुलना की जाती है, लेकिन यह देश में रहने वाले लोगों के बीच आय की असमानता को छुपा लेता है। जैसे औसत आय के द्वारा किसी देश की साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट आप जानते हैं क्योंकि संसार का कोई भी देश जो विकसित है वह अपने आप को और विकास के उच्च स्तर की ओर बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विकास का जो वर्तमान स्तर है वह धारणीय नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है बेतरतीब ढंग से विश्व में उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। इसके चलते हमारी पृथ्वी पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे प्रदूषण, जो आगे विकास के मार्ग का अवरोधक बन सकती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक विकास के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास, पूंजी का निर्माण, मानव संसाधन, कार्यशील जनसंख्या इत्यादि जो है ये आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हो सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बिहार के आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि बिहार जो है भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बिहार के आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति बहुत ही निम्न है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम है, जबकि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण राज्य में विकास की स्थिति कमज़ोर है। वर्तमान समय में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की साक्षरता दर भी सबसे निम्न है तथा बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति है। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन इसकी कुल जनसंख्या का 42% है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अधिसंरचना विकास की दृष्टि से
बिहार की क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि अधीसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति विकसित राज्यों की तुलना में बहुत ही खराब है, निम्न है। बिहार में सड़कों की स्थिति दयनीय है, संचार सेवाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है, बिजली की खपत बिहार में बहुत कम है, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए जो आधारभूत संरचना होती है उसकी भी बिहार में बहुत ही कमी है। इसके अलावे बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधीसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति जो है अत्यंत दयनीय है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 को देखने के पहले स्टूडेंट हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही ज़रूरी है और सटीक तैयारी के लिए आपको सभी प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आप सभी प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़ें। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं कि बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है। तो स्टूडेंट बिहार आर्थिक दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। विभाजन के फलस्वरूप बिहार के जितने भी खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे वो झारखंड राज्य में चले गए। विभाजन के बाद बिहार में खनिज संसाधनों की कमी हो गई। फिर भी बिहार के पास उपजाऊ भूमि एवं जल संसाधन का विशाल भंडार है। अगर ठीक ढंग से उर्वर भूमि और जल का उपयोग किया जाए तो बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, ये भारतीय भवन पुस्तक से लिया गया है। स्टूडेंट हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से क्या संबंध है। तो स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं कि हमारी मौलिक आवश्यकताएं क्या है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं जो थी पहले रोटी, कपड़ा और मकान थी। वर्तमान में ये आवश्यकताएं जो है बढ़ कर के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गई है। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास पर जोर देते हैं। मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन हमारी मूल आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। विकसित देशों के द्वारा अपने नागरिकों की मूल आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती है क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं होती है और उनकी राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। परंतु विकासशील और पिछड़े देशों की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने के कारण ये देश अपने नागरिकों के मौलिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 को देखा। स्टूडेंट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार करें। स्टूडेंट तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।